भले ही ये सैकड़ों मैचेस में से सिर्फ एक हो, अगर ये हजारों मैचेस में एक नहीं हो सकता तो एक रेसलर के डेब्यूट पर काफी ध्यान दिया जाता है और ये खासकर तब बिल्कुल सच होता है जब टीवी पर डेब्यूट की बात आती है, वो भी WWE जैसी बड़ी कंपनियों के लिए। एक ऐसा मूवमेंट जो कोई सुपरस्टार कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ हो, वो यही कि उनका फर्स्ट इंप्रेशन ही बैड इंप्रेशन बन जाए जब पूरी दुनिया उन्हें देख रही हो और वो एक आइडियल वर्ल्ड में एक हीरो की तरह उभरते हुए आते हैं और आखिर में अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब इस समय में हम अच्छे से ये समझते हैं कि दुनिया परफेक्ट नहीं है और डेब्यूट करने वाले हमेशा गर्व महसूस करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जो अपना डेब्यूट मैच हार गए। शुरू करते हैं। नंबर 10, क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको को ऐसा WWE डेब्यूट मिला जो हमेशा याद रहेगा। उन्होंने अचानक से द रॉक को बोलते समय रोक दिया था। मंडे नाइट रॉ के 9 अगस्त 1999 के एपिसोड में जेरिको ने खुद को दमदार दिखाने के लिए आते ही द ग्रेट वन को भला बुरा कहकर उनसे जबानी तौर पर लड़ाई की। हालांकि उन्हें पीपल्स चैंपियन के साथ आमना सामना करके भी रिंग में जाने का मौका नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि उन्हें अगले 2 हफ्ते तक कोई इन रिंग डेब्यूट नहीं मिला जब तक कि उनका मुकाबला रोड डॉग से स्मैकडाउन के 26 अगस्त के एपिसोड में नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपको ये पता नहीं था। वैसे ये मैच खुद में एक साधारण सा मैच था जो टीवी पर दिखाया गया उस एरा में जिसमें कई क्लासिक स्पॉट्स थे, जैसे कि हॉवर्ड फिंकल का DOGG के मुंह पे ड्रिंक फेंकना। ये रेफरी टिम वाइट से बेल को भजवाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन जेरिको के अपने ओपोनेंट को टेबल पर पावर बॉम्ब से हिट कर देना जरूर इसके लिए काफी था। और हालांकि जेरिको डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अपना डेब्यूट मैच हार गए, पर उन्हें यहाँ कमजोर दिखाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अपने ओपोनेंट को जेरिको ने मैच के बाद भी वॉल्स ऑफ जेरिको में जकड़े रखा था। जेरिको ने उन्हें तभी छोड़ा जब कई WWE ऑफिशियल्स वहां आ पहुंचे थे। नंबर 9, डैनियल ब्रायन। डैनियल ब्रायन ने NXT द गेम शो के ओरिजिनल सीजन में एक कॉम्पिटिटर के तौर पर दिखने के बहुत लंबे समय पहले ही WWE के रिंग में परफॉर्म कर लिया था। वो कई डार्क मैचेस में लड़े जब वो एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थे 2000 की शुरुआत में महीनों में, और रिलीज होने के बाद एनहेंसमेंट टैलेंट के तौर पर दिखाई दिए वीकेंड शोज वेलोसिटी और हीट पर। जब उन्होंने वापसी की 2010 में, तो ऐसे इंसान की तरह कि जिसको दुनिया के बेस्ट रेसलर्स में से एक माना गया हो। बेशक NXT पर वो काफी नए थे जिन्हें उनके प्रो द मिस मेंटर कर रहे थे। एक ऐसे रेसलर जिनके पास रिंग में लड़ने का एक्सपीरियंस अमेरिकन ड्रैगन से बहुत ही कम था। ब्रायन NXT के पहले एपिसोड के मेन इवेंट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया क्रिस जेरिको के खिलाफ, जो मेंटर थे दूसरे NXT कंटेस्टेंट, और आखिर में रहे विनर वेड बैरेट के। जबकि ऑडियंस के कुछ हिस्से के लिए तो ये ड्रीम मैच था, पर यह सिर्फ 6 मिनट से भी कम समय के लिए चला और खत्म हुआ डी ब्राय के वॉल्स ऑफ जेरिको में फंसकर हार मानने पर। जब वो सिर्फ NXT में हार मानकर राजी नहीं हुए, तो शो पर अपने समय के दौरान वो रेड और ब्लू ब्रांड्स में भी मुकाबला करने गए, जिसमें भी वो अपने रॉ और स्मैकडाउन के डेब्यूट मैचेस हार गए। नंबर 8, बिग ई। डैनियल से बिल्कुल अलग बिग ई को प्रभावशाली दिखाने के लिए तय किया गया था जब तक वो NXT में बने रहे। सच में ई के लिए NXT ही सही मायनों में डेवलपमेंटल टेरिटरी थी, न कि एक ऐसा शो जहां फ्यूचर टैलेंट्स को बेतुके वीकली चैलेंजेस के दौरान किसी मजाक की तरह दिखाया जाता हो। फॉर्मर NXT चैंपियन ने किंग कॉन्ग बंडी के 5 काउंट गिमिक को बहुत अच्छे से दोबारा जीवित किया, जिससे उन्होंने ये पक्का किया कि मैट पर गिराए गए उनके ओपोनेंट स्पिन हो जाएं 2 और सेकंड्स के लिए जब वो उन्हें बिग एंडिंग से हिट करते हैं। उनका मेन रोस्टर में डेब्यूट होने जा रहा था डॉल्फ जिगलर और AJ ली के शक्तिशाली बैकअप के रूप में। बिग ई का पहला ऑफिशियल WWE का मैच रेसलमेनिया 29 के लिए बुक हुआ था। इस बात में तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है ना। और हाँ, ये एक टाइटल मैच भी था जहां द शो ऑफ के साथ टीम बनाते हुए उन्होंने टीम हेल नो को टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज किया। सबसे बड़ा मंच मिलने के बाद भी ये मैच पूरी तरह एक जबरदस्त डेब्यूट नहीं था फ्यूचर में बनने वाले WWE चैंपियन के लिए, और उनकी टीम टाइटल जीतने में कामयाब भी नहीं हो पाई जब जिगलर पर चोक स्लैम और फ्लाइंग हेडबार्ड्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पिन कर दिया गया था। ये सब होने के बाद डॉल्फ अपने पार्टनर को कम से कम दिलासा तो दे सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अपने WWE डेब्यूट में हारना कैसा लगता है। नंबर 7, डॉल्फ जिगलर। याद है मैंने अभी 2 सेकंड पहले जिस चीज का जिक्र किया था, मैं अब उसके बारे में गहराई में बात करने जा रहा हूँ। एडम पचीटी ट्रांजिशंस का राजा जिगलर काफी लंबे और अजीब सफर से गुजर चुके हैं अपनी सही जगह को पाने के लिए, जहाँ वो एक वर्सेटाइल और इज्जतदार यूटिलिटी प्लेयर के तौर पर किसी के भी साथ एक बढ़िया मैच लड़ने के काबिल थे। दरअसल 2005 में हीट के एक एपिसोड पर वो अपना पहला टेलीवाइज्ड मैच जीत गए थे जब वो केविन वाइट के कैडी बने हुए थे। फिर लगभग 5 महीने बाद रॉ पर स्पिरिट स्क्वाड के मेंबर के तौर पर अपना पहला मैच हार गए। बाद में जब चीयर लीडर्स को OVW में वापस भेज दिया गया, जिसे लोग अच्छे से जानते हैं, तो जिगलर कुछ सालों तक रिंग में लड़ने नहीं आए। वो एक नए नाम और लुक के साथ वापस आए। 2008 के आखिर में
जब वो पहली बार जिगलर नाम से कम्पीट करने जा रहे थे। मंडे नाइट रॉ के 1 दिसंबर 2008 के एपिसोड में ये ध्यान में रखते हुए कि उनके ओपोनेंट मेन इवेंट के मेगा स्टार बैटिस्टा थे, उनकी जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन डॉल्फ ने अच्छी कोशिश की और हैरानी की बात है कि दोनों के बीच 3 या लगभग इतने ही मिनटों के लिए बराबरी का मैच चला था और बैटिस्टा बॉम्ब के साथ खत्म हुआ, जिसकी पहले से ही उम्मीद थी। नंबर 6, कैरियन क्रॉस। NXT में कैरियन क्रॉस को बिल्कुल एक किलर के तौर पर दिखाया गया था, जो वास्तव में थे भी, क्योंकि ब्लैक और गोल्ड ब्रांड पर आने से पहले उन्हें किलर क्रॉस के नाम से जाना जाता था। 2 बार बन चुके NXT चैंपियन ने किसी पर भी रहम नहीं किया और ना ही किसी हार का स्वाद चखा, क्योंकि वो हर किसी को मात दे चुके थे उस शो पर जिसे डेवलपमेंटल सिस्टम कहा जाता है, जबकि टाइटल अभी भी उन्हीं के हाथों में था। उनके दूसरे बेल्ट रन के दौरान उन्होंने अपना डेब्यूट किया मेन रोस्टर में जेफ हार्डी के खिलाफ मुकाबला करके 19 जुलाई 2021 को रॉ के एपिसोड में। हर व्यूअर का ये मानना था कि कैरिसन इस फ्लैगशिप शो पर कैरिस्मेटिक एनिग्मा को धूल चटा देंगे, लेकिन चीजें दूर से ही ठीक नहीं लग रही थी जब क्रॉस मुकाबले के लिए स्कारलेट के बिना बाहर आ गए थे। 2 मिनट से भी कम समय के बाद वो छत ताकने लगे जब जेफ ने उन्हें पावर बॉम्ब से हिट करने के बाद रोप्स का फायदा उठाकर चालाकी से उन्हें हरा दिया। तो फिर यहाँ हुआ क्या था? क्या ये विंस मैकमैन का ट्रिपल एच को NXT की तकदीर को लेकर एक मैसेज था, या फिर ये उनके 36वें बर्थडे के लिए क्रॉस पर किया गया एक मजाक था? या क्या WWE के क्रिएटिव्स को बस ये पता नहीं था कि कैसे किसी मेन इवेंट प्लेयर को ठीक से इस्तेमाल करना है? मुझे एक हिंट तो है। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन, जो कि लगता है जैसे इस बिजनेस के लिए पैदा हुए हैं और इसे ऐसा करते हैं जैसे एक बचकाना और इनसिक्योर बच्चा किसी लड़की के हैंडबैग को खराब करने पर तुला होता है। रैंडी ऑर्टन ने 2001 में WWE के फीडर फार्म OVW पर आने के बाद काफी तेजी से तरक्की की, जबकि शायद लुईविल केंटकी में लगभग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद होने वाला मैच उनका टेलीविजन डेब्यूट माना जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है। द लेजेंड किलर हार्डकोर हॉली को, जो रूकी रेसलर्स के वेलकमर के तौर पर जाने जाते थे, उसी स्मैकडाउन के एपिसोड पर नाराज कर देने के बहुत पहले ही WWE टीवी पर दिखाई दे चुके थे। असल में ऑर्टन 6 मई 2001 के संडे नाइट्स हीट के एडिशन पर बिली गन से भिड़े थे, जो कि उनका टीवी पर हुआ WWE का डेब्यूट था। रैंडी के एंसेस्टर्स के बारे में कमेंट्री पर बात की गई और ये रूकी, जो कि हील बना हुआ था, ने रिंग में अपना हुनर दिखाया और पहले से बने हुए स्टार से अच्छे ढंग से बम्प भी लिए। हालांकि ये बहुत कुछ सोच समझ के रखा गया डेब्यूट नहीं था या इसके पीछे इतना शोर शराबा नहीं किया गया था और ऑर्टन को यहाँ सिर्फ गन के लिए कुछ फेवर्स करने थे, जिनकी हालत उस समय कुछ ठीक नहीं चल रही थी। जब भी WWE ऑर्टन की स्टोरी के बारे में चर्चा करता है, अक्सर वो उनकी इस लंबे समय से भुलाई जा चुकी हार को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन ये तो हुआ था और कहीं से चाहे जितने भी RKO और डेस्ट्रॉयड हैंडबैग्स ले लिए जाएं, वो काफी नहीं है इस फैक्ट को बदलने के लिए। नंबर 4, जॉन सीना। रैंडी ऑर्टन की तरह ही जॉन सीना भी एक फेबल्ड OVW क्लास के मेंबर थे, जिन्होंने आखिर में स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। ऑर्टन ने अपना डेब्यूट जीता था, जो सबको याद है। वैसे ही बैटिस्टा डिवॉन के साथ एक टैग मैच में ऑर्टन और मार्क हेनरी के खिलाफ जीते थे, जबकि ब्रॉक लेसनर का रुतबा भी शुरुआत से एकदम बढ़ चुका था और वो 6 महीनों तक एक भी टेलीवाइज्ड मैच नहीं हारे थे। दूसरी ओर जॉन सीना को एकदम से खतरे की ओर धकेल दिया गया था जब वो 28 जून 2002 को स्मैकडाउन के एपिसोड में कर्ट एंगल की खुली चुनौती का एक अजनबी बनकर जवाब देने वाले के रूप में सामने आए थे। वो द फेस दैट रन्स द प्लेस, डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स भी बनने से अभी बहुत दूर थे। सीना रफ एंड टफ दिखते थे और शायद उनकी पत्थर जैसी एब्स सच में पत्थर ही थी। वो बस एक साधारण से ट्रंक्स और बूट्स पहनने वाले रेसलर थे, जिनका मानना था उनके पास इतना रूथलेस एग्रेशन है कि वो ओलंपिक हीरो को एक बार हरा सके। स्पॉइलर देते हैं, वो ऐसा कर नहीं पाए। हालांकि वो खुद को एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पर दिखा जरूर लेते हैं और एंगल ने उन्हें कुछ पलों के लिए एक खतरे के तौर पर दिखने में मदद भी की, पर वही हुआ जो तय था। गोल्ड मेडलिस्ट ने सीना को मैट पर 3 काउंट होने तक नीचे दबोच के रखा, जिस वजह से वो जीत गए। नंबर 3, द रेडिकल्स। अचानक से रेडिकल्स का मंडे नाइट रॉ के 31 जनवरी 2000 वाले एडिशन पर पहुंचने से स्मैकडाउन के आने वाले एपिसोड के लिए एक दिलचस्प शो जितनी लंबी स्टोरी लाइन तैयार हो गई। अगर उस रात को WCW के डिफेक्टर्स ने डी जनरेशन X के मेंबर्स के खिलाफ अपने 3 में से 2 मैचेस जीत लिए, तो उन्हें WWE के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते। डीन मेलेंको पहला मैच एक्स पैक से हार जाते हैं, जिससे हुआ ये कि फौरन एडी गुरेरो और पेरी सेटर्न पर जीतने के लिए दबाव पड़ गया जब वो द न्यू एज आउटलॉस से लड़ रहे थे। असल में प्लान किया गया था कि एडी और पेरी को बिली गन और रोड डॉग को हराना है, लेकिन मैच में हुई एक दुर्घटना की वजह से WWE को तुरंत ही चीजें बदलनी पड़ी। एक फ्रॉग स्प्लैश को परफॉर्म करते समय लैटिनो हीट ने अपने एल्बो को बुरी तरह से डिसलोकेट कर लिया था और तभी वहीं पर ही ये फैसला लिया गया कि रोड डॉग पिन कर दें और जल्दी से जल्दी मैच को खत्म किया जाए। और इसी के साथ रेडिकल्स का काम अब खत्म हो चुका था, क्योंकि क्रिस बेनवा
WWE चैंपियन ट्रिपल एच के खिलाफ अपने मैच में पहुंचे, बेशक जिसमें भी रैबिट वुल्वरीन हार गए। नंबर 2, शार्लेट फ्लेयर। इन दिनों जब भी शार्लेट फ्लेयर मुकाबला करती हैं, अक्सर उम्मीद होती है कि वो मैच में से जीत कर ही निकलेंगी। पिछले कुछ सालों में क्वीन को इतना ज्यादा पुश दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा हमेशा से नहीं था और शार्लेट के मेन रोस्टर रन की शुरुआत काफी बेढंग तरह से हुई थी। फ्लेयर NXT विमेंस चैंपियन थी जब उन्होंने 8 दिसंबर 2014 को रॉ में अपना डेब्यूट किया था। उनकी ओपोनेंट थी नटालिया, एक मौजूदा अनुभवी रेसलर जो शार्लेट को अच्छा दिखाने में काबिल थी। इसके सिर्फ 3 दिन पहले उन्हें NXT टेकओवर रेवोल्यूशन मैच में साशा बैंक्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड करना था। कितना अजीब था, जब नेटी मैच में 2 मिनट और 34 सेकंड के बाद ही जीत गईं, तब उन्होंने फ्लेयर को रोल अप कर दिया था जैसे ही फ्लेयर फिगर 8 परफॉर्म करने जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रिपल एच ने NXT स्टार के जीतने की बात की थी, लेकिन विंस ने इसके बजाय नटालिया को जीत दिलाने का फैसला किया था। उस दिन के दौरान मैच को सिंगल्स से टैग में भी बदला गया और फिर वापस सिंगल्स में बदल दिया था और नटालिया ने खुद भी मैचेस को हारने के लिए कहा था। हालांकि आखिर में तय हुआ कि आगे चलकर किसी को भी शार्लेट की ये हार याद नहीं रहने वाली, जब वो और भी ज्यादा बेहतर बनकर दोबारा आगे बढ़ जाएंगी। हाँ, हम रेसलिंग के फैंस चीजों को भुलाने और उन्हें पकड़ के ना रखने के लिए बदनाम है कि नहीं। नंबर 1 पे है कोडी रोड्स। एक युवा कोडी रोड्स ने अपने सभी टीवी पर ना दिखाए जाने वाले मैचेस जीते थे, जो कि डेवारी, कार्लिटो और एलाइजा बर्ग जैसे रेसलर्स के खिलाफ हुए थे। ये सब उनके टीवी पर डेब्यूट करने से पहले हुआ था। साथ ही उनके फादर डस्टी भी उन्हें देख रहे थे जब ग्रैंडसन ऑफ अ प्लम्बर ने इस समय के दूसरे टैलेंट रैंडी ऑर्टन से सामना किया 16 जुलाई 2007 को मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। दिलचस्प बात यह है कि इस मैच का जितना मतलब कोडी को डेब्यूट कराना था, उतना ही मतलब वाइपर को उनके दी अमेरिकन ड्रीम के साथ होने वाले बुल रोप मैच के लिए तैयार करना भी था, जो कि ग्रेट अमेरिकन बैश के पे पर व्यू में हुआ था। लकी अंडरडॉग ने पहले पास से एक नियर फॉल परफॉर्म किया, जिसके बाद टॉप रोप से उछलकर उन्होंने एक मिसाइल ड्रॉप किक से ऑर्टन को हिट किया और वास्तव में ऐसा लगा जैसे जीत कोडी के हाथों में थी। इससे पहले कि ऑर्टन ने मैच को कंट्रोल में लिया, रैंडी ने दोबारा मैच को अपने हाथों से नहीं निकलने दिया और RKO से हिट करने पर यह साफ जाहिर हो गया कि कोडी ने हार कर अपने WWE करियर को शुरू किया है। बेशक ऐसा भी नहीं था कि इस हार से उन्हें कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो उसी रिंग में बिलोंग करते हैं जिसमें WWE के मेन मेंबर भी थे। अमेरिकन नाइटमेयर बाद में अपनी छोटी सी जीत की लहर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हार्डकोर हॉली से टकराने से पहले तक, जो उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। हाउ डू यू लाइक मी नाउ?